बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी महाज पर कई चैलेंजेस का सामना है। इस वक्त दहशतगर्दी की एक नई लहर एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रही है। इन हालात में पाकिस्तान में सियासी तौर पर भी एक फ़हम व तफ़हीम की फ़ज़ा कायम होना नहायत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, हुकूमत और अपोजिशन के माबैन बहुत दूरियाँ हैं और ये दूरियाँ कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहनुमा हर रोज़ कुछ इस किस्म की बयानबाजी करते हैं जिससे लगता यह है कि आने वाले दिनों में महाजराई मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अमेरिकी सदर का पाकिस्तान के वज़ीर मियाँ शहबाज शरीफ को ख़त, इस बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान को जो मौजूदा खित्ते में एक नई बदलती हुई सूरत हाल का सामना है, इसमें अमेरिका की तरफ से भरपूर हमायत का ऐलान पाकिस्तान के लिए खासा मददगार साबित होगा। लेकिन क्या दहशतगर्दी से निपटने के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी हालात होने चाहिए वो हालात साजगार हो चुके हैं? दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त मुल्क के अंदर एक ऐसी फ़ज़ा पाई जाती है जहां शायद सोशल मीडिया एक ताकत इख्तियार करता चला जा रहा है। सियासी जमातें अपने बयानियाँ बनाते हुए, हत्ता के इदारों में बैठे हुए अफराद भी अपने बयानियाँ या अपनी बात को आगे पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस एतराज़ करते हैं, एतराज़ करने के बाद ख़त लिखते हैं और ख़त लिखने के बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है ख़त, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा उन जजेस से मुलाकात भी करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि अदलिया के अंदर कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत कमीशन बनाने का ऐलान भी करती है तो उसे तहरीक इंसाफ मुस्तरद करती हुई नजर आती है। आखिर इस किस्म की शिकायत का अजाला फिर कैसे होगा, इत्मीनान कैसे होगा, सियासी जमातों के माबैन इफ़ाम और तफ़हीम कैसे पैदा होगी जब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट का फुकदान खासा बढ़ चुका है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर भी दरार नजर आती है। कहा जाता है पंजाब के अंदर कोई फारवर्ड ब्लॉक बन चुका है। दूसरी तरफ अभी ज़िमनी इंतखाबात के लिए जो टिकट्स जारी होने हैं उस बारे में भी पार्टी के अंदर मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। कल ही बैरिस्टर गौहर जो पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक नया महाज खोल दिया और यह कहा कि जमात इस्लामी के साथ मामला तय पा चुके थे, वो जमात इस्लामी में शामिल होना चाहते थे ताकि मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल जाएं, लेकिन जमात इस्लामी ये प्रेशर दबाव बर्दाश्त न कर सकी। लेकिन जमात इस्लामी का रद्दअमल भरपूर तरीके से सामने आया कि बैरिस्टर गौहर के साथ ना मामला तय पाए थे, ना कोई जगह ना वक्त का तयन हुआ था। जमात इस्लामी ने वाज़ेह अपनी पॉलिसी से उनको पहले ही आगाह कर दिया था। तहरीक इंसाफ अकेले मैदान के अंदर इनफरादी सतह पे अपनी बातचीत करके तमाम सियासी जमातों के साथ महाजराई की कैफियत में पहुंची हुई है। क्या इन हालात में आने वाले दिन किसी महाजराई के खात्मे का ऐलान करेंगे या हुकूमत की परफॉर्मेंस ही इस बुनियाद बनेगी कि मौजूदा बहरान जो है वो टल सके? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर तजियाकार जनाब मोहसिन बेग साहब। मोहसिन बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब मुजम्मल सोहरवर्दी साहब। इफ्तिखार अहमद साहब मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि जमात इस्लामी के रहनुमा और कायम मुकाम अमीर लियाकत बलोच साहब, उनसे भी रब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका मौक़िफ़ भी सामने आए कि जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस वक्त बात कर रही है कि जमात इस्लामी दबाव बर्दाश्त कर गई, अगर दबाव था तो ये किसका था, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे लियाकत बलोच। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ मोहसिन बेग साहब आपसे करना चाहूँगा मैं। एक सवाल उठता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, उन्हें एतराज़ तो है कि मुदाखलत होती है, लेकिन माजी में जो पहले एक जस्टिस थे जस्टिस सदीकी, जिस तरीके से जस्टिस सदीकी के बयान सामने आ रहे हैं कि जब मेरी बात थी, जब मैंने आवाज़ उठाई उस वक्त कोई मेरे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था, हत्ता कि मैंने शादी पर बुलाया अपने बच्चों की शादी पे, उस पर भी ये जजेस आने से इसलिए इनकार कर गए कि वो मेरे मौक़िफ़ के हमायत करने को तैयार नहीं थे। आखिर हो क्या रहा है? हम देखते हैं कि एक तरफ बाज़ औक़ात अदलिया ये कहती है कि मुदाखलत की जा रही है, दूसरी तरफ अदलिया उसी मुदाखलत को सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। माजी करीब में हम ये सारे वाक़यात देख चुके हैं, लेकिन इस वक्त काजी फाइज ईसा के सामने जो ये सूरत हाल है, क्या अदलिया में मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बेसिकली तो मैं ये समझता हूँ ये मुदाखलत कभी कम नहीं होगी, क्योंकि हमारे जजेस में भी बहुत सारे ऐसे इनके जो इनका फेल था या जो इनके फैसले थे माजी में, और ये शुरू से ऐसा होता हुआ आ रहा है, आगे भी मेरा ख्याल में शायद कम नहीं होगा। ये जजेस को चाहिए, आज अगर ये इन्होंने ये लेटर लिखा है तो ये अपने माजी के कंडक्ट को भी जरा देख लें कि ये कैसे यहाँ तक पहुंचे, ये भर्ती भी कैसे हुए। जिनको ये मुद्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं, बहुत सारे लोग तो उनकी सिफारिश से यहाँ तक पहुंचे हैं।
ठीक है रजीम चेंज होगी, लोग बदल गए, इनकी लॉयल्टीज बदल गई, इनकी फेवर्स बदल गई, लेकिन माजी में भी जिन लोगों को सजा हुई, जरदारी साहब बहुत अर्सा जेल में रहे, वो किसके बिहाफ पे रहे, उनके केसेस में किसने प्रेशराइज किया, जुल्फकार अली भुट्टो फांसी लग गए, वो किसके कहने पे लगे, ये मियां नवाज शरीफ अंदर रहे और क्या सख्ती थी और क्या हालात थे, वो किसके कहने पे था, कौन सा प्रेशर था, उसकी तो बात कर लें। अब अगर कोई प्रेशर जैसे इन्होंने लिखा है, इनको चाहिए था लेटर में बताते कि किस किस केस में हमें प्रेशराइज किया गया। इन्होंने एक अभाम से रखा, पुराने शौकत सिद्दीकी साहब के केस का हवाला दे दिया, और जैसे आपने फरमाया कि उनको तो इन्होंने अछूत बना के निकाल दिया, और निकाला आपने और मैंने नहीं है, उस वक्त के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जजेस ने। मकसद ये है कि आपके अंदर और आपका माजी क्या है, ये 138 नंबर पे मैंने और आपने नहीं पहुंचाया है उनको। मुझे इसमें भी कोई शक नहीं है कि एजेंसीज जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं करती हैं। तो आपका जमीन आप क्यों जाग पड़ा? आप या तो पर्टिकुलर बताए ना कि ये फैसला है। अब अगर ये इतराज पीटीआई का है जी, ये कमीशन वो नहीं मानते, या जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद से नोटिस लेके एक बना ले। देखें, वो अपीलेंट कोर्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। इन्होंने जो इल्जाम लगाए उसका कुछ ना कुछ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ इन जजेस पे है। ऐसा नहीं है जज हैं तो सच बोल रहे हैं। यहाँ पे 2-4 ऐसे हैं जिनके केसेस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में पिछले 2-3 साल से पड़े हैं करप्शन के, और बहुत सारे के ऐसे केसेस है जो वाई नहीं होती। तो मकसद ये है कि जब इन्वेस्टिगेट करना तो कमीशन ही करेगा, वो पूछेगा भी आपके इल्जाम है तो पर्टिकुलर किस केस में है और किन साहब और कौन सी एजेंसी में है। ये अभाम में रखे लेटर लिख देना और दुनिया जो है पीटीआई तो उसको एक्सप्लॉइट करेगी। मलिक साहब, इस इलेक्शन के बाद 2 चीजें होना बहुत जरूरी थी जो कि नहीं हुई। एक थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना, इलेक्शन होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, गवर्नमेंट रन करेगी, बिजनेस आगे चलेगा, बिल्कुल ठीक, वो नहीं हुआ। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था, वो भी नहीं हुआ। तो मुझे नहीं समझ आती ये गवर्नमेंट इलेक्शन करवा के हासिल क्या हुआ, वही खप वही रोला। पीटीआई स्टेबल हालात आपके मुल्क के कभी नहीं होने देगी। जो जेल में बैठा हुआ है नंबर 495, वो ये नहीं चाहेगा कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट आए और ये कंट्री जो है फाइनेंशियली जिस करंच में फंसा हुआ है वहां से निकल सके। तो ये सारी जो करता धरता थे हमारे जो थिंक टैंक थे, उनको ये सोचना चाहिए था कि इलेक्शन के बाद आपने हालात बेहतर करने थे या अबतर करने थे, पॉलिटिकली भी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दोनों हालात में फेल। बिल्कुल ठीक। मुजम्मिल सरवर्दी साहब, जहां दलील दी जाती है कि मौजूदा जो जजेस ने जो खत लिखा, माजी में उनका कंडक्ट कुछ और था, लोग कहते हैं कि उसको भूल जाना चाहिए। अगर आज कुछ जजेज एतराज़ कर रहे हैं कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए तो उसको टेकअप किया जाना चाहिए। माजी के वाक़यात से हम जुड़े रहेंगे तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या मामलात माजी के इन जजेस से जो रिलेटेड हैं वो अलग करके इनकी मौजूदा जो इस वक्त स्टांस है उसको देखा जाना चाहिए? जी, मौजूदा ख़त को देखा जाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जो जुडिशल कमीशन है उसको मौजूदा ख़त के तनाजुर में बनना चाहिए और इसी की तहकीक और तफ्तीश होनी चाहिए। जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाए हैं ये साबित कर दें तो मेरे ख़्याल में अब जो हसास इदारों के जो लोग मुलव्वस पाए गए हैं उनको घर भेज देना चाहिए, और अगर ये जायज़ साबित ना कर सकें तो इनको घर भेज देना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका नतारा होना चाहिए। माजी में जो कुछ होता रहा उसकी बुनियाद पे ना इस ख़त को जायज़ और ना इस ख़त को नाजायज़ करार दिया जा सकता है। ये ख़त अब अपनी जगह मौजूद है। इससे पहले जज साहिबान ने रिटायरमेंट के बाद काफ़ी सच बोला है। एक ही जज हैं जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान सच बोला, वो शौकत सिद्दीकी थे, जिसके एवज़ उनकी जजी चली गई। इन जजेस ने ख़त लिखा है, इस ख़त पर मुकम्मल तफ्तीश और तहकीक होनी चाहिए, शफाफ तफ्तीश होनी चाहिए। उसके बाद जो वो तफ्तीश है वो फुल कोर्ट के सामने आनी चाहिए और उस पर एक फ़ैसला होना चाहिए। अगर जज सच्चे हैं तो दूसरे फरीक को सज़ा होनी चाहिए, और अगर जज झूठे हैं तो जजों को सज़ा होनी चाहिए। मैं आसान है मुजम्मिल साहब कि हम इसको सर इल्ज़ाम लगा है, ये तो FIR वाली सूरत हाल है। मुद्दई ने साबित करना है अपना केस। मुद्दई या तो साबित करेगा अपना केस या झूठा करार पाएगा। वो ये 6 जजों की हैसियत मुद्दई की है। पाकिस्तान के निज़ाम कानून में, निज़ाम इंसाफ में मुद्दई ने अपना मुकदमा साबित करना होता है। तफ्तीश में भी उसने जाकर अपना मुकदमा साबित करना है, शवाहिद देने हैं और मुकदमे में भी देने हैं। ओनस टू प्रूव इन 6 जजों के ऊपर है। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में
इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है इन्होंने साबित करना है। ना आप इसको कहें कि जी माजी से देखें, ना मुस्तकबिल से देखें, ना किसी चीज़ से जोड़ें। इस खत तक रहें, इन 6 जजों तक रहें, इन इल्ज़ामात तक रहें, इनकी तहकीकात तक रहें, इसके ऊपर फैसला करने दें बस। इफ्तिखार अहमद साहब, जो मुजम्मिल साहब बात कर रहे हैं कि ये जो ख़त है इस तक महदूद रखा जाए, इंक्वायरी कमीशन बने, इसका जायज़ा ले और जो जजेस इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो अपने इल्ज़ामात साबित करें। अगर इल्ज़ामात साबित नहीं होते, क्योंकि ख़त के बारे में एक उम्मी तासर ये है उसमें शायद शवाहिद नहीं है, अगर शवाहिद नहीं है तो फिर एक उम्मी राय बनाना मुदाखलत की शायद नतीजा खेज नहीं हो सकती। नहीं, सवाल ये है कि उन्होंने ख़त तो उन्होंने लिखा है ना, अब साबित तो उन्होंने करना है, मैंने तो साबित नहीं करना। ये तो कोई मजाक तो नहीं है ना कि आप खत लिख दें और आप ऐसी बातों का इजहार करें उस खत में, आप साबित करें। बिल्कुल सही कह रहा है मुजम्मिल, इसकी बिल्कुल मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए और ये तो जो कमीशन बनेगा वही कर सकता है, कमीशन के पास ये अख्तियार होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर कमीशन पर इत्तेफाक राय नहीं होता इफ्तिखार साहब, इत्तेफाक राय तो अगर अल्लाह तबारक तआला मुझे माफ करे, अगर आप मुकद्दस तरीन हस्ती को भी इस कमीशन का सरबराह बना दें तो एक पार्टी ने कहना हमने नहीं इसको मानना, तो उस पार्टी के ना मानने के नारे की वजह से हम जो रियासत है इसको अब आगे जाने न दें, इसके मामलात को आगे बढ़ने न दें। ये तो नहीं होना चाहिए ना। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब तो कहते हैं कि रिटायर्ड जज की बात मानेगा कोई नहीं। कौन मानेगा एक रिटायर्ड जज की? वो अली साहब कौन है? उनकी अपनी पोजीशन क्या हुई है? ये कौन साहब है? बड़े सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, आजकल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MNA हैं। ये कितने MNA हैं उनके? 92। हाँ, तो 92 की बात माने आप एक से मुतासर लगते हैं आप बड़े, मुझे क्या वजह है खास को वजह? उनकी स्टेटमेंट आइए, मैं आपके सामने रख रहा हूँ उनकी स्टेटमेंट तो अभी मैंने एक स्टेटमेंट ये सुनी है कि नुमाइंदे से मिलना ही नहीं चाहिए। अब मैं उनकी भी इस बात को भी दुरुस्त मान लूं। ये अजीब पार्टी है, ये हर वक्त अपना मौका बदलती रहती है, हर लम्हे बदलती रहती है। जो उसका ये मुतालबा ना कि ऐसा बंदा लाया जाए जो इनको सूट करता हो, जो इनके मुताबिक ठीक हो, ऐसा बंदा तो आप फिर ढूंढने, सारे एक अखबार इश्तिहार दे दें और इनाम शनाम को रख दें। चलिए इफ्तिखार साहब, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आते हैं उस ब्रेक के बाद तो बात करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर एक अपनी लड़ाई जारी है। कहा जा रहा है टिकट ढांडा साहब को मिलना चाहिए, बकर में नहीं मिलना चाहिए, कैंसिल हो गया। जो इमरान खान साहब से मिलकर आते हैं उनके अपने अपने बयानात होते हैं। सियासी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही एक दूसरे के बयानात को निगेट करते नजर आते हैं। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।